मैं अगर बात करूं जेआरएफ क्वालिफाई मैं 2 बार किया हूं, तो मैं फॉर्चुनेटली कहूं या अनफॉर्चुनेटली कहूं, मैंने एक बार भी जेआरएफ का अमाउंट नहीं लिया है। क्योंकि फॉर्चुनेटली जब ये जेआरएफ में पीएचडी में एडमिशन लिया, उससे पहले मैं जॉब में एनरोल हो गया था। पीएचडी में एनरोलमेंट से पहले मैं जॉब में था। तो ये नियम होता है कि या तो आप एक सैलरी ले रहे हैं या फिर जेआरएफ आप ले रहे हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। हाँ, मैं कुछ गलतियाँ ऐसा नहीं है, मैंने खुद भी की हैं। कुछ गलतियाँ इस तरह से मेरे से हुई, जो मैं रिकमेंड करता हूँ थोड़ा बच्चों को उसमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। एक गलती जो करते हैं खास करके इनकम टैक्स के पेपर में, नॉर्मली हमारा रहता है कि हम पुरानी किताबें लेकर के पढ़ते हैं, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, हम पुरानी किताबें पढ़ते हैं। लेकिन जब हम पुरानी किताब किसी अपने सीनियर की किताब लेकर पढ़ते हैं, तो मुझे इस जैसे सब्जेक्ट हैं जो इनकम टैक्स और बैंकिंग जैसे सब्जेक्ट हैं, इनमें आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जैसे आपने 2 बार जेआरएफ किया है, ये आपने कैसे कर पाया? बहुत सारे स्टूडेंट तो एक बार भी नहीं कर पाते हैं। जो कि आप जितना मास्टर्स में या मास्टर्स के तुरंत बाद कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए इस बार मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। कई प्रोफेसर के साथ में हमने वीडियो किए हैं आपकी गाइडेंस के लिए। आज की वीडियो में हमारे एक ख़ास मेहमान है प्रोफेसर खेमचंद सर, जो कि हंसराज कॉलेज में परमानेंट हैं। सर ने 2 बार जेआरएफ किया है, कॉमर्स से और एक बार मैनेजमेंट से। बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे कमेंट आते थे कि भैया कॉमर्स वालों को आप कभी इंटरव्यू कीजिए, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल पाए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शिवम जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं कुछ किसी की एजुकेशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। तो आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। सर मेरे कहने पे ही चले आए, मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। सर हम पहले यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं? मैं एक, आप सभी जानते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और अपनी +2 तक की पढ़ाई मैंने वहीं से ही की है। उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से हुई? ग्रेजुएशन वगैरह मैंने अपने यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, पहले पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में थी और आज़ादी के बाद यहाँ शिफ्ट हुई। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैंने अपना बीकॉम ऑनर्स किया। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने अपना मास्टर्स किया, और वहीं से अभी मेरी पीएचडी भी चल रही है, और साथ में मैं अभी हंसराज कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। वाह सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे अभी कुछ दिन के बाद ही एग्ज़ाम है यूजीसी नेट जेआरएफ वाले स्टूडेंट बहुत सारे आज आपको देखेंगे, कई हज़ार देश भर के। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, पेपर 1 की किस तरीके से रणनीति बनाएं, कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें और क्या ना छोड़ें। उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा पेपर 2 के बारे में। अगर मैं बात करूं पेपर 1 या पेपर 2 की, अगर हम पहले पेपर 1 को ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी की रणनीति एक जैसी हो सकती है। कुछ जनरल चीज़ें होती हैं, सभी के लिए एक समान होती हैं, लेकिन मुझे लगता है हर किसी की रणनीति डिफरेंट तरीके की होती है। अगर मैं अपनी खुद की रणनीति की बात करूं, मेरी रणनीति जो है कह सकते हैं कि मास्टर्स से भी पहले से स्टार्ट हो गई थी। मैं इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस क्वालिफाई किया था जब मास्टर्स में लेने के लिए, और इसी के साथ साथ मैंने यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके भी एंट्रेंस क्वालिफाई किया था। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा एक नियम है, अगर आपने एमकॉम करनी है और आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं हैं तो आपको जो है एंट्रेंस क्वालिफाई करके ही आना पड़ेगा। तो यूजीसी नेट, और अगर मैं बात करूं खासकर पेपर 2 का यूजीसी नेट का पेपर, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमकॉम का एंट्रेंस है, काफ़ी हद तक उसमें सिमिलैरिटीज़ हैं। तो मेरा काफ़ी तक जर्नी जो है तभी से स्टार्ट हो गई थी, और वो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस पेपर 2 में काम आया है। और मैं अगर पेपर 1 की बात करूं, कुछ लोग हो सकते हैं कि अन्य सब्जेक्ट हो सकते हैं कि जिनमें कुछ अच्छे हों, जैसे कि अगर मैं अपनी जर्नी ही बात करूं, इससे पहले मैंने इंडियन रेलवे के लिए प्रिपेयर किया था। इंडियन रेलवे में मेरी यूजीसी नेट होने से पहले मैंने इंडियन रेलवे का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो इसमें 2 पोर्शन आपको पता है, रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के बारे में आते हैं। इस तरह के वो कॉम्प्रीहेंशन एक तरह इस तरह का इसमें एक पोर्शन आता है 5 मार्क्स का। तो इस तरह के जो मेरे खुद के जो क्लियर हैं, मैं जब मैंने इंडियन रेलवे की प्रिपेयर किया तब से ही मेरे को आते थे। कुछ इसमें ऐसे विषय होते हैं जैसे कि कुछ लोग किसी एक विषय में अच्छे नहीं होते हैं। मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप 10 के 10 जो इसमें टॉपिक हैं आप सभी पे अच्छे होंगे, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग किसी में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मैं अगर अपने बात करूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इस तरह के विषय में बहुत अच्छा हूँ। और मुझे लगता है शायद मेरे को जो इन विषय पर मुझे प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इनमें अच्छा था। अब दूसरी बात, अगर आप पूछते हैं पेपर 2 के बारे में, पेपर 2 के बारे में डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट करिकुलम हैं। अगर मैं ग्रेजुएशन में बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बीकॉम ऑनर्स अवेलेबल है, बीकॉम प्रोग्राम, कुछ लोग उसको नॉर्मल बीकॉम वर्ड बोल देते हैं, कुछ लोग इसको बीकॉम पास भी बोलते हैं।
तीनों का सिलेबस अलग है। पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा अलग है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। इनमें सिलेबस की डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से में जब था तो मेरी ग्रेजुएशन में मेरे पास इसमें जो सबसे पहला यूनिट आती है इंटरनेशनल बिजनेस की। मैंने ग्रेजुएशन में इंटरनेशनल बिजनेस नहीं पढ़ा था पंजाब यूनिवर्सिटी में। इसमें एक 5th यूनिट में रिसर्च मैथडोलॉजी आता है, जो वो भी मैंने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा था। तो इस तरह के एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो आप ग्रेजुएशन में मैंने नहीं पढ़े थे, तो उन पे मैंने यूजीसी नेट में भी ज़्यादा फोकस नहीं किया। बाकी 8 विषय ऐसे हैं जिन पे मैंने मेरी ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ था, तो उसमें ज़्यादा मैंने अच्छा कर पाया हूँ। और मैंने देखा है कि मेरे 3.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सारे विद्यार्थियों का मैंने देखा है कि जो ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, जो अपनी पढ़ाई करते हैं केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम होता है, जो अंत में रिटन एग्ज़ाम होता है, और वो उन एग्ज़ाम से लगभग 15-20 दिन या महीना पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं यूजीसी नेट वगैरह पेपर में। मेरे को ध्यान है, मैंने 6 के 6 महीने अगर सेमेस्टर होता था, 6 महीने ही मैं पढ़ता रहता था। तो इस चीज़ में मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है। और इन जनरल में अगर मैं बात करूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो स्टूडेंट मास्टर्स के दौरान अपना या तुरंत मास्टर्स के कंप्लीट होते ही यूजीसी नेट वगैरह क्लियर कर लेते हैं, उनके लिए करना थोड़ा आसान रहता है। जितना आप डिले करते जाएंगे, क्योंकि आप उसका अगर पैटर्न की बात करें, बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर 2 की अगर मैं बात करें, तो चाहे वो कॉमर्स विषय हो चाहे अन्य विषय हो, सभी में एक रिकमेंड किया जाता है कि जो कि आप जितना मास्टर्स में या मास्टर्स के तुरंत बाद कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने 2 बार जीआरएफ किया है, ये आपने कैसे कर पाया? बहुत सारे स्टूडेंट तो एक बार भी नहीं कर पाते हैं। फिर आपने मैनेजमेंट से भी किया, तो ये आपने जिद में किया था या फिर किसी से शर्त लगी थी कि नहीं मैं कर लूँगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं इसमें भी एक प्रॉब्लम, चाहे मेरे को मजबूरी में दोबारा करना पड़ा, ऐसा कह सकते हैं। कि जब मेरा पहली बार मास्टर्स जो मैं कर रहा था, मैंने 2018 से 20 में मास्टर्स किया। 2018-19 मेरा फर्स्ट ईयर था और 19-20 मेरा सेकंड ईयर था मास्टर्स का। और फॉर्चुनेटली जब मैं मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था। लेकिन यूनिवर्सिटी और यूजीसी के रूल्स ऐसे हैं, कुछ लोगों ने रिकमेंड भी किया कि जो आपका मास्टर्स होना चाहिए, और जब आप मास्टर्स के सेकंड ईयर में होते हैं तो उसके सेकंड ईयर में आपका यूजीसी नेट होना चाहिए। और उस समय उसकी वैलिडिटी भी 2 साल होती थी, अब 3 साल वैलिडिटी है यूजीसी नेट की। कुछ लोगों ने बोला कि फर्स्ट ईयर वाला जो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, तो आपको सेकंड ईयर में होना चाहिए था। तो इसलिए मुझे सेकंड ईयर में फिर से उसको कॉमर्स में फिर मुझको नेट जेआरएफ में अपीयर होना पड़ा और फिर से क्वालिफाई करना पड़ा। एंड उसके बाद मैंने जो मैनेजमेंट का है वो मैंने मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद मैनेजमेंट में क्वालिफाई किया। वो भी कर दिया आपने? हाँ जी, मास्टर्स में भी मैंने मास्टर्स के बाद मैनेजमेंट में भी क्वालिफाई किया। सर, आपकी हॉबी क्या है, कि आपको पसंद है? फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में मैं मेरे दोस्तों से गपशप ही करता हूँ। इस तरह इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करने को मिल जाए तो इस तरह मैं थोड़ा करता हूँ। बाकी मैं थोड़ा चेस भी खेल लेता हूँ। सर, अभी जो आपको स्पेशली जो स्टूडेंट देखेंगे कॉमर्स वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अब एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हैं, क्या क्या गलतियां ना करें जो हो जाती हैं? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप टीचिंग भी कर रहे हैं लगभग 3.5 साल से, और कई बार ऐसी समस्याएं आपके सामने स्टूडेंट की आती भी रहती होंगी कि सर इस बार मेरा नहीं हो पाया, ऐसी गलतियाँ हो गई थी? हाँ, मैं कुछ गलतियाँ, ऐसा नहीं है, मैंने खुद भी की हैं। कुछ गलतियाँ इस तरह से मेरे से हुई जो मैं रिकमेंड करता हूँ थोड़ा बच्चों को उसमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। एक गलती जो करते हैं खास करके इनकम टैक्स के पेपर में, इनकम टैक्स के पेपर में जो मेरे से भी गलती हुई, 2-4 प्रश्न उसकी वजह से मेरे गलत भी हुए हैं, मुझे भी ध्यान है कि इनकम टैक्स जैसे और लीगल एस्पेक्ट हो गए या बिजनेस फाइनेंस बैंकिंग का जो सब्जेक्ट है, ऐसे जो सब्जेक्ट हैं इनमें जो हैं लगातार अपडेशन आते रहते हैं, खास करके इनकम टैक्स जैसे सब्जेक्ट में। मैंने कुछ प्रश्न, जैसे मैंने बीकॉम के सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स पढ़ा था, तो मैंने उस समय इनकम टैक्स पढ़ा था, उसके हिसाब से मैंने वो आंसरों का जवाब दिया, लेकिन विद द टाइम वो अपडेट हो जाती हैं। कुछ प्रॉब्लम इस तरह की भी आती हैं कि कुछ बार हम नॉर्मली हमारा रहता है कि हम पुरानी किताबें लेकर के पढ़ते हैं और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, हम पुरानी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जब हम पुरानी किताब किसी अपने सीनियर की किताब लेकर पढ़ते हैं तो मुझे इस जैसे सब्जेक्ट हैं जो इनकम टैक्स और बैंकिंग जैसे सब्जेक्ट हैं, इनमें आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि आप अपडेटेड डेटा से रहें। पुराने वाले रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं तो आपको अपडेटेड चीज़ें रखनी चाहिए। और इवन मैंने कई बार देखा है कुछ अच्छे अच्छे पब्लिशर की किताबों में भी आप चाहे नई भी किताब खरीदते हैं, वो चीज़ें अपडेट नहीं हो होती, वो
इन चीज़ों पे फैक्ट जो होते हैं, जो चीज़ें अपडेट होती हैं, जैसे इनकम टैक्स में टैक्स के स्लैब्स में चेंज आ जाना, इस तरह के सब्जेक्ट को आपको अपडेटेड रहना चाहिए और अपडेटेड करंट ईयर जिस साल आपका पेपर हो रहा है उस करंट ईयर के रूल्स के हिसाब से आपको जवाब देने चाहिए, रदर देन कि आप पुराने। ये मैंने जब एमकॉम का एंट्रेंस दिया था, मेरे इनकम टैक्स के प्रश्न पिछले, क्योंकि मैं पुराने जो रूल्स के हिसाब से उनके जवाब देख रहा था, तो मेरे गलत हुए थे। इस वजह से ऐसी गलतियां हो गई थी। जो नए स्टूडेंट हैं वो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें। सर, एक सवाल जो हर स्टूडेंट का रहता है कि अगर हम JRF कर लेंगे तो जो धनराशि होती है वो मिलने लगेगी, लगभग आपको कितनी मिलती है? जो नए स्टूडेंट होते हैं वो जान करके थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। मैं अगर बात करूँ, JRF क्वालिफाई मैं 2 बार किया हूँ, तो मैं फॉर्चुनेटली कहूँ या अनफॉर्चुनेटली कहूँ, मैंने एक बार भी JRF का अमाउंट नहीं लिया है। क्योंकि फॉर्चुनेटली जब ये JRF में PhD में एडमिशन लिया, उससे पहले मैं जॉब में एनरोल हो गया था। PhD में एनरोलमेंट से पहले मैं जॉब में था। तो ये नियम होता है कि या तो आप एक सैलरी ले रहे हैं या फिर JRF आप ले रहे हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, दोनों चीज़ें आप नहीं ले सकते हैं। तो मैं सैलरी पर्सन था, तो मेरे को JRF नहीं मिला। तो लेकिन अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। कुछ लोग JRF को हो एक ऐसे मोटिवेशनल थिंग देखते हैं, लेकिन रिसर्च और JRF का अमाउंट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। आपका अगर रिसर्च में मन नहीं है तो JRF से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। हाँ, मेरा एक और सुझाव है जो मैंने ट्राई किया था, लेकिन उस समय आपको ध्यान है कोविड का टाइम था, तो मैं उसको नहीं कर पाया था। अभी IIM बेंगलोर में एक प्री डॉक्टरल प्रोग्राम भी होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका रिसर्च में मन है, आप रिसर्च आगे कर पाएंगे, तो आजकल पहले MPhil होती थी, अब MPhil ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में बंद हो गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में MPhil मेरे हिसाब से है भी नहीं, लेकिन एक NS रामास्वामी के नाम से प्री डॉक्टरल प्रोग्राम जो IIM बेंगलोर करवा रहा है, तो आप उसके बारे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपका रिसर्च में मन है तो आप 1 साल का वो प्रोग्राम करें, तो आपको पता चल जाएगा आप रिसर्च कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप रिसर्च को क्विट कर देंगे। ओके सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आप टीचिंग करते हैं, हंसराज कॉलेज जब जाते होंगे, कोई शरारती बच्चे तो मिलते होंगे, किस तरीके के केस सामने आते हैं? कोई ऐसी फ़नी चीज़ें जो आपको याद रही हो क्लास में स्टूडेंट ने की हो, कभी कभार बच्चे कर देते हैं? जहाँ तक मुझे ध्यान है, मेरा 1.5 साल का हंसराज कॉलेज का, तो लगभग 1.5 साल का मेरा किरोड़ीमल कॉलेज का एक्सपीरियंस है। हमारे यहाँ लगभग बहुत अच्छे स्टूडेंट आते हैं, और बच्चा तो बच्चा होता ही है। हम भी अपने ग्रेजुएशन में थोड़े बहुत शरारतें करते थे, शरारतें बच्चे करते ही हैं। बच्चे आजकल हमारे यहाँ सोसाइटीज़ बहुत होती हैं, सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे डिफरेंट सोसाइटी हैं, हर कॉलेज में 50 से अधिक सोसाइटीज़ होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोसाइटी कल्चर ज़्यादा है, अदर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता। जब मैं ग्रेजुएशन में, मुझे भी उन सोसाइटीज़ के बारे में नहीं पता था, मुझे भी यहीं आकर पता चला। एक समस्या जो रहती है कि कुछ बच्चे जो है क्लास अटेंड नहीं करते हैं। हम प्रेशर करते हैं कि थोड़ा क्लास की अटेंडेंस ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा शरारती बच्चे हमारे यहाँ कॉलेज में नहीं हैं। सभी मोस्टली सभी टॉपर स्टूडेंट हैं हमारे कॉलेज में। ओके सर, हरियाणा के स्टूडेंट को कुछ स्पेशल मैसेज रहेगा? हरियाणा के स्टूडेंट को या फिर सभी जो दिल्ली में जो आ गए हैं या कहीं भी हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में था, और कॉमर्स का मैंने क्षेत्र अगर बात करूँ, दिल्ली और चंडीगढ़ से ही स्टूडेंट आते हैं। मैं अगर क्लास में भी देखता हूँ तो हरियाणा, पंजाब या चंडीगढ़, दिल्ली से स्टूडेंट आते हैं। अन्य राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश से स्टूडेंट आते हैं, कंपेटिवली कम आते हैं कॉमर्स में। मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा कि रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप रीडिंग कीजिए। जब मैं बात करता हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बात करता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में भीड़ लगी रहती है, और लाइब्रेरी में कई बार सीट्स के लिए बच्चों को झगड़ते भी देखा है। मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में था, या फिर वहाँ की लाइब्रेरी का ऐसा कल्चर नहीं है। हमारे छोटे शहरों में, कुरुक्षेत्र जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ लाइब्रेरी का वैसा कल्चर नहीं है जैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। तो मुझे लगता है कि रीडिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आपको थोड़ा लाइब्रेरी में टाइम देना चाहिए। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान थे प्रोफेसर खेमचंद सर, जो कि हंसराज कॉलेज में अभी पढ़ा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल आपके लिए पूछना भूल गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।